हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग देख रहे थे इकोसिस्टम, जिसके अंदर कुछ पोर्शन हमने बात की थी स्टार्टिंग की। इकोसिस्टम क्या होता है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये सब हमने बात कर ली थी। आगे हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन सी, ये सारी चीजें हमने देख ली थी कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा बता के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बोला था कि जो फैक्टर्स होते हैं इकोसिस्टम के अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई। सबसे पहले हमने बात की थी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है किसी कोई भी इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या प्रोडक्शन हो रहा है। तो यदि हमने बात किया था जो इकोसिस्टम होता है सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटिंग, मतलब खुद से खुद को कंट्रोल करने वाला। तो खुद से खुद को कंट्रोल करने वाला, इसका मतलब ये है कि इसकी सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन होगा मतलब खाना बनेगा, ठीक है, उसके बाद में उसको यूज करने वाले होंगे। तो ठीक है, उसी प्रकार से हमने बात की। सबसे पहले हमने इसको समझा था अच्छे से कि प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। उत्पादन के अंदर हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण जो होगा, यही प्रकाश संश्लेषण क्या है, लाइट एनर्जी लेगा, मतलब जो प्रकाश है सूर्य से लाइट एनर्जी लेकर, और केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज होगा ना। केमिकल मतलब रसायन, ठीक है, रसायन के अंदर चेंज होगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद में क्या है, इस प्रोड्यूसर से जो उत्पादन हुआ है उसको कुछ यूज करेंगे, कौन? कंज्यूमर होंगे, वो उसको यूज कर लेंगे। और कंज्यूमर इसको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर हो रही है। इसी को हम एनर्जी फ्लो कहते हैं, जिसको हमने आगे जाकर हम किससे 10% लॉ से समझते हैं, ठीक है। फिर आया था, हमने बात की थी कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन ये होता है कि ये जो जितना भी डेड मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी है, उसको सबको क्या है, यदि नष्ट करना है, खत्म करना है, नष्ट करना है, और उसमें से जितना भी न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को एक साइकिल के अंदर लेके जाना है। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी है, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जो ये कार्बनिक पदार्थ है, इस कार्बनिक पदार्थ को क्या किया जाता है, वापस साइकिल के अंदर लेके आया जाता है ना, ठीक है। वो किस में होता है, न्यूट्रिशन साइकिल के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारी बात हमने कल कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हमने बाद में बात की थी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपीपी भी कहा जाता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वही होता है जो हमने पहले बात की कि जो प्लांट है, कोई भी प्लांट है, वो ऑर्गेनिक मैटर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, उत्पादन करता है, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, कार्बनिक पदार्थ का ना, ऑर्गेनिक मैटर का, कार्बनिक पदार्थ का क्या कर रहा है, निर्माण। अब किसी पादप ने, प्लांट ने क्या किया है, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का यदि निर्माण किया है, तो उसको हमने बोल दिया जीपीपी। अब मान लो कोई प्लांट है, मान लो कोई पादप है, हमने बोला ने बनाया, तो ये कुछ रेस्पिरेशन भी तो करेगा, मतलब खुद से भी यूज करेगा। अब ये श्वसन के अंदर कुछ चीजें यूज कर लेगा, मतलब खुद से भी, खुद को भी तो कुछ चाहिए, तो कुछ चीजें खुद भी यूज कर लेगा। मतलब इसने कोई चीज खाना बनाया, उसमें से कुछ चीज इसने खुद से यूज कर ली। पहले जो इसने बनाया वो था जीपीपी। जीपीपी मतलब वही सकल प्राथमिक उत्पादकता, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब उसमें से माइनस कर देते हैं कि भाई कुछ उसने यूज कर लिया, और जब इसने यूज कर लिया तो पीछे जो बचती है उसको कहा जाता है एनपीपी। ये होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये इसको मान लो जो प्लांट को खाएगा उसके लिए ये अवेलेबल रहेगी, क्योंकि पहले बनाई कितनी, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता, उसमें से इसने यूज कर ली थोड़ी बहुत। अब जो पीछे बचेगी वो बचेगी एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये नेक्स्ट वाली जनरेशन, जो भी मान लो हम बोलते हैं यदि प्लांट को है, यदि कोई जानवर खा रहा, तो जानवरों के लिए जो अवेलेबल होगी वो होगी एनपीपी, जिसको दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं, नेट प्राइमरी उत्पादकता कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो जीपीपी है वो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर होती है। क्या होती है? दर, यानी रेट होती है, ठीक है। ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी आपको कि एक बार वापस बता देता हूं, जीपीपी क्या होता है। जीपीपी वो होता है जो कोई भी प्लांट है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी जो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर प्रोड्यूसर है,
वो क्या है, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल को यदि फॉर्मेशन करता है, उसी को रेट को हम क्या कहते हैं, जीपीपी कहते हैं। बस इतना सा समझना है, बस और कुछ भी नहीं टेंशन लेना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जीपीपी। माइनस हमने बता दिया कि आर क्या होता है, टोटल हमारे को मिल जाता है एनपीपी। ये फॉर्मूला देखने को मिलता है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। जीपीपी माइनस आर इज टू एनपीपी। अब यहां पर देखो कि एनपीपी को यदि हिंदी में क्या कहा जाता है, शुद्ध प्राथमिक क्या उत्पादकता, जिसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट या फिर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, ये कहा जाता है। होता क्या है, पौधों द्वारा शोषण में, पौधों द्वारा शोषण या फिर रेस्पिरेशन के अंदर, प्लांट्स द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर जो यूज किया जाता है, काफी मात्रा का उपयोग किया जाता है, उसको हम कहा जाता है आर। तो ये भी, और ये नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो बाकी क्वेश्चंस के अंदर कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला हो गया। अब इसके अंदर आपको पूछेगा कि ये क्या होता है, तो ये होता है श्वसन के अंदर जो एनर्जी यूज होती है, ये होती है सकल। सकल मतलब वो वाली सकल नहीं आप लोगों की, ये। ठीक है, क्लियर हो गया। जीपीपी माइनस आर इजिकल्स टू एनपीपी। आई होप ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। यही कहा जाता है प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स को यहाँ पर बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, इकोसिस्टम या फिर पारितंत्र के अंदर हम बात करते हैं तो जो मोस्टली जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं प्लांट्स, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके खुद का फॉर्मेशन जो है करते हैं। तो इसलिए हम पादपों को ही क्या कहा जाता है, को मुख्य रूप से उत्पादक कहा जाता है ना। तो हम पादपों को ही मुख्य रूप से उत्पादक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके खुद से फूड बनाते हैं। ये सिंपल सी बात है, नॉर्मल बात। अब इसके अंदर देखो जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यदि हम बात करते हैं सेकेंडरी उत्पादकता क्या होती है। प्राथमिक क्या हुई, जो पादपों ने बनाई। ठीक है, पादपों ने बनाई वो कौन सी थी, प्राथमिक थी। ठीक है, अब इसको यूज किया हमने, बोला जो इसके बाद में जो जीपीपी मिली हमारे को माइनस आर करके एनपीपी मिली। अब इसको किसी ने यूज कर लिया, मान लो जानवरों ने यूज किया, किसने, कोई भी कंज्यूमर था, मान लो कंज्यूमर कोई भी जानवर है, उपयोग करने वाले ना, उपयोग करने वाले, इन्होंने इसको यूज करके इसको क्या है वापस से चेंज कर दिया। तो लिख देंगे कार्बनिक पदार्थ को उपयोग कर नए कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करना। ठीक है, जो नए कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया है, यही है हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या फिर द्वितीयक उत्पादकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है, ये वाली चीज समझ आ गई। तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोग करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जो पहले से प्रेजेंट है उस कार्बनिक पदार्थ को क्या करता है, चेंज करता है और उसको नए कार्बनिक पदार्थ के अंदर फॉर्मेशन करता है। उसी को हम लोग कहा जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर देख लो, उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ का निर्माण की दर है, जो किससे पहले से प्राथमिक रूप से कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है उसको कन्वर्ट करता है नए कार्बनिक पदार्थ के अंदर। ठीक है, तो ये वाला होता है सेकेंडरी। अब ठीक हो,
अब दूसरा वाला देखते हैं। हमने बात की थी डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के अंदर हमने बात की थी कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या है, तोड़ना है, फोड़ना है, मोड़ना है, ये सब क्या है। मान लो हमने एग्जांपल के अंदर देखते हैं सबसे पहले कि भाई जो केंचुए होते हैं उनको क्या है, किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, खाद का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, वो उनको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बाद में उस पर केमिकल्स जो है, फंगस और बैक्टीरिया है, उस पर केमिकल डाल दे, जिससे उसको और क्या है, डाइजेस्ट किया जाता है, जिससे उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे क्या है, निकलकर वापस किसके अंदर आ जाते हैं, वापस से आ जाते हैं किसमें, जड़ों के प्लांट की जड़ों में, यदि मिट्टी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहा जाता है। अब इसके अंदर देखो कि द ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। मतलब जितने भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर या फिर मटेरियल भी बात कर सकते हैं, इसको तोड़ना है किसके अंदर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं सब्सटेंस, जैसे कि CO2 हो सकता है, H2 हो सकता है, या न्यूट्रिशन साइकिल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इन सब के अंदर तोड़ के, अब मान लो इन सब में यदि हमने तोड़ दिया है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, तो अब ये क्या है, ये वापस किसके अंदर चले जाएंगे, सोयल के अंदर या फिर मृदा में। इससे क्या है, मृदा की उपजाऊ, ठीक है, हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आ गई। इसी को कहा जाता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है, जटिल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या फिर पोषक तत्वों में और कार्बनिक तत्वों में तोड़कर क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई कि अपघटन किसको कहा जाता है, कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, कॉम्प्लेक्स है, उसको तोड़ा है और उसमें से CO2 H2O जितना भी मटेरियल है उसको हमारे को क्या है, निकालना है। ठीक है, और निकाल कर उसमें से उसको क्या है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आगे समझे, तो इसी को कहा जाता है डिकम्पोजिशन। इसके हमारे को अलग अलग क्या है, स्टेप देखने को मिलते हैं, और वही स्टेप हमारे को ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल किसको कहा जाता है, कोई भी चीज है बनाने के लिए जो सबसे पहले कच्चा पदार्थ जिसको होता है, उसी को क्या कहा जाता है, रॉ मटेरियल, है ना। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, डेड मटेरियल, मृत कार्बनिक पदार्थ, जिसके अंदर क्या आ सकता है, पादपों की पत्तियां, पत्ती, फल फूल, या फिर मृत जानवर। ठीक है, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल के अंदर आता है, कच्चे पदार्थ के अंदर आता है। ठीक है, तो अपघटन के लिए जो कच्चा माल होता है उसको कहा जाता है डेट्राइटस। क्या कहा जाता है, डेट्राइटस कहा जाता है। को डेट्राइटस कहा जाता है। ठीक है, ये जितना भी डेड मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको डेट्राइटस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आता क्या क्या है, तो हमने बोला कि मृत पादपों का अवशेष, जैसे कि पत्ते हैं, छाल है, फल फूल जितने हैं वो सब आते हैं, और साथ साथ में जो जानवर है जिनकी मृत्यु हो गई उनके अवशेष है, मल पदार्थ है, इन सबको हम डेट्राइटस या फिर किसके अंदर, रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। रॉ मटेरियल में यूज करेंगे तो उसको क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ेंगे, तोड़कर इसमें से जितना भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको हम लोग क्या है, हम लोग नहीं मतलब केंचुआ है, फंगस है, बैक्टीरिया है, ये सब ही कार्य करते हैं इसके ऊपर, और क्या है,
तो एक एक स्टेप हम इस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, इस मटेरियल को तोड़ते हैं। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। देखो अब हमारे को देखने को मिलते हैं स्टेप, तो एक एक स्टेप की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने बात की डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ या फिर रॉ मटेरियल। ठीक है, डेड मटेरियल है किसका, प्लांट का और एनिमल का। ठीक है, फीकल मेटल वगैरह जितना भी प्लांट लीफ वगैरह है या एनिमल का जितना भी मटेरियल वो सारा इसके अंदर आता है। ठीक है, डेड मटेरियल ही जरूरी नहीं है, फीकल मेटल जो है मल वगैरह होते हैं वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया है हमने, इसको तोड़ दिया है, मतलब फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में खंडन करना या फिर तोड़ना, खंडन। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन करवाया जाता है डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसको भाई जब ये तोड़ते हैं तो एक प्रोसेस होती है, वो होती है लीचिंग। लीचिंग को आप इंग्लिश में ध्यान रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। लीचिंग क्या होती है, जो सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक मटेरियल, यहां पर ध्यान रखना गड़बड़ हो जाती है सबसे, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो क्या है, सोयल के अंदर चले जाते हैं, गो डाउन इनटू सोयल एज सॉल्ट के फॉर्म में, क्या है, मिट्टी के अंदर वाली साइड में चले जाते हैं। क्योंकि भाई जो ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको ब्रेक डाउन करवाया, जब फ्रेगमेंटेशन करवाया, टुकड़ों में तोड़ा गया, तब जो पानी के साथ में सॉल्यूबल थे इनऑर्गेनिक मटेरियल, वो क्या थे, मिट्टी की हेल्प, पानी की हेल्प से मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और बाद में अवेलेबल नहीं रहते हैं। उसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है। ठीक है, ये वाला स्टेप हो गया। अब देखते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का वर्ड से आपको अप चेन, अप चेन। ठीक है, अप चेन के अंदर क्या होता है कि जो फंगस है, बैक्टीरिया है, तो क्या है, फंगस और बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं, और जिससे क्या है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल के बॉन्ड जो होते हैं उनको तोड़ा जाता है। क्या देखो, डीजनरेशन ऑफ द डेट्राइटस बाय फंगस एंड बैक्टीरियल एंजाइम, जो एंजाइम होते हैं इनके, एंजाइम की हेल्प से क्या है, बॉन्ड बंद तोड़े जाते हैं, टूटते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या है, बंद तोड़ते हैं, या फिर एंजाइम के कारण क्या है, बंद टूटते हैं, जिससे क्या है, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल था अब ये क्या है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल जितने भी इसके अंदर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, वो सब क्या है, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब अलग हो गए हैं तो अब इसके अंदर क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन का फॉर्मेशन होगा। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, एक प्रकार की ऐसी ही मिट्टी होती है जिसको क्या है, उपजाऊपन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मिनरल्स थे वो सारे इस मिट्टी के अंदर आ गए हैं। तो जब इस मिट्टी के अंदर सारे मिनरल्स आ गए हैं तो अब ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो इसको क्या है, ये डार्क कलर की हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से जो है प्लांट्स वगैरह हम लोग बहुत उगाते हैं, नए प्लांट्स, तो हम साथ में मिट्टी डालते हैं, और वो जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, डार्क कलर की होती है, बहुत ब्लैकिश कलर की होती है, वो अलग टाइप की मिट्टी है। इसलिए क्यों, क्योंकि हम उसको बहुत उपजाऊ मानते हैं। उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं। और ये लोग हम लोग किससे तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि केंचुआ वगैरह यूज करके हम लोग एक स्पेशल मिट्टी तैयार की जाती है, वो यही मिट्टी होती है जिसको ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। क्या डार्क कलर की होती है, एमोर्फस होती है, और ह्यूमस होता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो प्लांट को क्या है, ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे खत्म होते हैं।
धीरे धीरे यूज होते हैं, जिससे क्या है लॉन्ग टाइम तक क्या है प्लांट्स को इसे न्यूट्रिशन मिलता रहता है, इसलिए हमें इसको ह्यूमिफिकेशन होता है। अब इसमें से क्या है ह्यूमस तो बन गया, तो अब इसमें से जो मिनरल्स निकलेंगे धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, प्लांट्स के पास में, क्योंकि हमने उसमें प्लांट्स को बो रखा है, तो हम उसको कहा जाता है मिनरलाइजेशन या फिर खनिजीकरण। क्या कहा जाता है, खनिजीकरण। ठीक है, इसके अंदर जो मिनरल्स होंगे, अब डीजनरेशन होगा वापस किसका, ह्यूमस का। ह्यूमस बन गया है तो अब इसका डीजनरेशन होगा, तभी तो प्लांट के पास में क्या जाएंगे, न्यूट्रिशन जाएंगे। और यदि वो टूटेगा ही नहीं तो क्या प्लांट उसको मिनरल्स ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। इसलिए क्या है ह्यूमस धीरे धीरे टूटता है और उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो किसके पास में जाते हैं, प्लांट के वापस पास में जाते हैं। तो डीजनरेशन ऑफ ह्यूमस बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से क्या है जो न्यूट्रिशन है, जो मिनरल्स हैं वो किसके पास में जाते हैं, वापस प्लांट के पास में जाते हैं। तो डेट्राइटस तो है डेड मटेरियल, तो उससे पहले तो सबसे ऊपर तो क्या था, प्लांट ही तो था। ठीक है, तो ये प्लांट है तो सबसे पहले ये वापस कहाँ चले जाएंगे, यहाँ। तो ये क्या है न्यूट्रिशन साइकिल के जैसे तो चला वापस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे को देखने को मिलता है। और ये जो ह्यूमस बना है इसके भी स्टेप होते हैं, इसके अंदर क्या है, इसका जो साइकिल जो स्पीड है वो अलग अलग चीजों पर क्या है डिपेंड होती है। तो हम एक एक करके सारे स्टेप को अब अलग अलग देख लेते हैं। पहले हमने सब साथ में देख लिया, तो एक एक बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर जितना भी डेड मटेरियल था उसको कौन तोड़ देते हैं, अर्थवॉर्म या फिर केंचुए है जो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेट्राइटस मटेरियल को, और छोटे छोटे क्या है स्मॉल पार्टिकल्स में क्या है इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद में लीचिंग होती है। लीचिंग के अंदर जितने भी जो जल में घुलनशील क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं, इनऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को तो तोड़ रहे हैं तो उसमें से जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल निकलेंगे वो पानी के साथ में क्या है घुलनशील होकर या फिर सॉल्युबल होकर मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, उसको कहा जाता है लीचिंग। तो इस वाली लाइन को भी विशेषकर ध्यान रखना है, डाउन इनटू द सॉइल ओरिजिन। ठीक है, और उसके बाद में ये जो है अनएवेबल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये मिट्टी थी। ठीक है, और यहाँ पर यदि कोई भी लीफ वगैरह है, यदि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी और इसमें से यदि कुछ भी निकलेगा और वो पानी के साथ में वो डाउन में चला जाएगा, सॉल्ट है वो डाउन चला जाएंगे और ये बाद में अवेलेबल नहीं रहेंगे, वापस किस प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। तो देखो जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व है जो मिट्टी की सतह से कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं और ये अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, मतलब नीचे चले जाते हैं। अब ये जो है प्लांट्स के लिए वापस अवेलेबल नहीं रहते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं और इसकी मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे बहुत सारा चला जाएगा तो फिर तो सारा अवेलेबल नहीं रह पाएगा, उस कंडीशन में तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा न्यूट्रिशन का, बट ऐसा नहीं होता। फिर आ जाता है कैटाबॉलिज्म या फिर अपचयन। इसके अंदर कैटाबॉलिज्म यही होता है, कोई भी बॉन्ड हो मान लो और इन बॉन्ड का क्या है ब्रेक डाउन होगा, तो इससे क्या है ये मटेरियल है उसके अंदर क्या है ये न्यूट्रिएंट्स से अलग हो जाएंगे और इससे हमारे को मान लो यदि CO2 है, H2 हो, ये सब क्या है इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलेंगे इससे। इसी को हम कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं या फंगस होते हैं वो अपने एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, किसके, डेट्राइटस के। जो मृत मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको तोड़ा जाता है और उसमें से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको क्या है, निकाला जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज भी समझ में आ गई कि भाई अपचयन किसको कहा जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़कर उसमें से इनऑर्गेनिक मटेरियल को निकाला जाता है, उसी को हम क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। उसके बाद में ह्यूमिफिकेशन या फिर आर्द्रीकरण जिसको कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल था वो टूट चुका है, अब इसके अंदर जो है डार्क कलर का एक अमोर्फस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं उपजाऊ मिट्टी का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक प्रकार से उपजाऊ मृदा है, ठीक है, जो काले कलर की होगी, अमोर्फस होगी और इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन की मात्रा, भरपूर मात्रा इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, डार्क कलर की होती है ह्यूमस जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। जो डार्क मिट्टी का फॉर्मेशन हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहा जाता है, ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन है बहुत ज्यादा मात्रा में। ह्यूमस के अंदर क्या होता है,
इसके अंदर लिग्निन और रेजिन ज्यादा हो, उस कंडीशन में क्या है, हाईली रेजिस्टेंस हो जाती है माइक्रोबियल एक्शन के लिए। यदि मान लो जो बन तो गई है ये, अब ये प्लांट में यूज करना, मतलब इसका मिनरलाइजेशन करवाना है, खनिजीकरण करवाना है, बट यदि इसके अंदर क्या है, यदि इसके अंदर लिग्निन है या फिर रेजिन है, तो ये क्या होगा, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगा इसके अंदर, हाई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। हाईली रेजिस्टेंस होगा तो इसका मतलब क्या है, जो माइक्रोब्स है इस पर काम करने थे और इसे खनिज निकालने थे, प्लांट को अवेलेबल करवाने थे, वो इतना एक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये बहुत स्लो टूटता है, जिससे क्या है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। मतलब इससे जो प्लांट्स को मिनरल चाहिए वो इतने फास्टली नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये क्या है, हाईली रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसलिए इसकी रेट क्या होती है, स्लो देखने को मिलती है, गहरे रंग का होता है। ठीक है, हुमस जो है, और इसी को ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है, अमोर्फस होता है। इसके अंदर यदि लिग्निन और रेजिन हो, उस कंडीशन में क्या होता है, ये माइक्रोबियल एक्शन जो है इसके अंदर अत्यधिक प्रतिरोधी क्षमता होती है, और अत्यधिक धीमी गति से क्या होता है, इसका अपघटन से ये गुजरता है, मतलब धीरे टूटता है। मिनरलाइजेशन जिसको पीछे समझा दिया है, वैसे कुछ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस के अंदर जो अकार्बनिक पोषक तत्वों को मुक्त करने को ही खनिजीकरण कहा जाता है। मतलब जो ह्यूमस बना है, अब इसमें से यदि हमारे को क्या निकालना है, खनिज को बाहर निकालना है, किसके लिए, पादपों के लिए, तो इस पर फंक्शन कौन करेंगे, माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव जो है। ठीक है, तो ये जो सूक्ष्म जीव फंक्शन करते हैं और ये अकार्बनिक पोषक तत्वों को निकालते हैं, मुक्त करते हैं, फ्री करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, मिनरलाइजेशन कहा जाता है इसको। और अब हम बात करते हैं जो डिकम्पोजिशन है, इसको कौन कौन से फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं। तो यदि बात करते हैं डेट्राइटस, यदि लिग्निन और रेजिन से भरपूर है, उस कंडीशन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन की रेट है वो क्या होगी, बहुत स्लो होगी, उसके अंदर प्रोसेस है बहुत धीरे देखने को मिलती है, क्योंकि हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, तो इस पर जो माइक्रोब से इतना फास्टली वर्क नहीं कर पाते हैं, इजीली नहीं तोड़ पाते हैं इसको। तो यदि लिग्निन, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इस पर लगा देते हैं स्टार, नहीं इस पर लगा देते हैं दिल, ताकि आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, अब इसको देखिए, ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला कि यदि लिग्निन है और काइटिन है तो क्या है, डिकम्पोजिशन जो है वो क्या होगा, स्लो होगा। सेकंड यदि बात करते हैं, इसके अंदर शुगर है, क्या है, शुगर और नाइट्रोजन है, मतलब जो माइक्रोब्स को पसंद हो वैसी ही चीजें इसके अंदर हो, तो क्या होगा, तब तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। ठीक है, तो आपको यदि शुगर और नाइट्रोजन है तो उस कंडीशन में क्या है, डिकम्पोजिशन फास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन है, यदि वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, यदि वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है तो वो भी एक फेवरेबल कंडीशन हो गई। उस फेवरेबल कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट रेट से आपको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन फास्ट रेट से होगा। फोर्थ, यदि लो टेम्परेचर है और एनारोबिक कंडीशन है, मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, ना के बराबर है या कम है, उस कंडीशन में भी डिकम्पोजिशन स्लो होता है। यदि हम इसको उल्टा कर दे, जस्ट थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है और एरोबिक कंडीशन है, तो क्या होगा तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, क्या है, रेट ज्यादा होगी। ठीक है, और मॉइस्चर एनवायरनमेंट है तो पानी है, तो उस कंडीशन में तो फंगस है, आपको पता ही ग्रो करेगा इजीली, इसलिए हम लोग खाना वगैरह सब क्या फ्रिज में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि उस पर फंगल ग्रो नहीं कर पाती इजीली। और यदि नॉर्मल कंडीशन, ये वाली कंडीशन रहेगी, तो उसमें क्या इजीली फंगल ग्रो कर पाएगी। तो फंगल ग्रो करेगी तो क्या करेगी, वो डाइजेस्ट करेगी, एंजाइम छोड़ेगी, और इससे क्या होगा, प्रोसेस फास्ट होता है। तो ये सब हमारे को देखने को मिलता है, सेम हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते। ठीक है, सारे फैक्टर्स की बात की। रासायनिक कंपोजिशन क्या है, पहले बोली, सबसे पहले हमने बोला कि भाई रासायनिक कंपोजिशन क्या है, उसका किससे मिलकर बना हुआ है। यदि रेजिन और लिग्निन के बना हुआ है तो क्या है, प्रोसेस स्लो होगी। शुगर और नाइट्रोजन है तो प्रोसेस फास्ट होगी।
ठीक है। दूसरा बोला एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर है, कंडीशन है, उसमें क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा, कम है ज्यादा है। सॉइल कैसी है, मॉइस्ट है, यदि उसके अंदर ह्यूमिड है, वाटर है, तो उस कंडीशन में प्रोसेस फास्ट होगी, ये हमने बात की। और कंडीशन एरोबिक है या एनएरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है, इन सब चीजों फैक्टर्स जो है डिकम्पोजिशन जो है इफेक्ट करता है। कौन कौन सा, केमिकल के ऊपर, किस कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है, इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर कैसा है, मिट्टी कैसी है, जो मॉइस्ट है कि नहीं है, उसके अंदर पानी है कि नहीं है, ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है कि नहीं है, इन सब चीजों पर क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हमने समझ ली। ये एक एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एनसीईआरटी, ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट से क्या है, लीफ है, जो पत्ती है वो क्या नीचे गिरेगी। ठीक है, मान लो इसकी कोई एक पत्ती थी, ये नीचे गिर गई जमीन पे। ठीक है, इसकी बात, तो सबसे पहले केंचुआ क्या होगा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, मतलब क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, खंडन होगा, है ना। और जब खंडन होगा तो इसके अंदर जितने कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या है, मिट्टी में चले जाएंगे, सोइल के अंदर जो सॉल्युबल होंगे, उसको हम कहा जाता है लीचिंग। क्या कहा जाता है, एक केमिकल एक्शन है, इसको क्या है, लीचिंग कहा जाता है। वो हो गया। उसके बाद में होता है कि जो फंगस है वो क्या करते हैं, एंजाइम की हेल्प से इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, अपचयन करवाते हैं, कैटाबॉलिज्म होता है। और कैटाबॉलिज्म होने के कारण क्या है, ये अभी और फ्रेगमेंटेशन होगा और इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो टूट के क्या आ जाएंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। और भाई इसको भी खाना मिल जाएगा, ये भी अपना क्या है, एंजाइम से डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसमें से जो है वो अपना खुद का खाना थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इसके कारण ये क्या है, बैक्टीरिया वगैरह जो जितने भी फंगस वगैरह ये इससे अब मिट्टी में चले गए, और मिट्टी से वापस ये प्लांट है इसको क्या कर लेंगे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसको वापस अवेलेबल हो गए, तो इसी का मटेरियल वापस इसी को अवेलेबल हो गया। तो ये क्या हो गया, एक साइकिल चला। इसी को पोषण चक्र भी कहा जाता है, जो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। ठीक है, बट यहां पर थोड़ा सा दे दिया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन, एक डेड मटेरियल से वापस हमारे को ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़कर वापस वही लेकर आना है। यदि ये डिकम्पोजिशन नहीं होगा, यदि ये लीफ है ऐसी ही पड़ी रहेगी, तो पेड़ की जितनी लीफ नीचे गिरेगी सारी जमीन पर, वो सारी वैसी की वैसी ही पड़ी रह जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कोई यूज नहीं होगा। तो इसके न्यूट्रिशन एक तो फालतू में चले गए, दूसरा इसके लिए जो ये अभी तो यहाँ पर अवेलेबल होगा ये न्यूट्रिशन, यदि ये ऐसे अवेलेबल नहीं होता तो क्या प्लांट के लिए भी जो न्यूट्रिशन है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती, कम हो जाती, न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता। तो ये वाली कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। इसलिए जो डिकम्पोजिशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए ये वाली चीज तो हमारे को समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई पादप है, यदि कोई पादप है वो लाइट एनर्जी को लेकर क्या है, लाइट एनर्जी जो आती है इसी एनर्जी को तो लेकर वो किस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मान लो सूर्य से जो लाइट आई, पादपों ने वो लाइट ली, क्या ये सूर्य से जितनी लाइट आएगी वो सारी की सारी वो प्लांट यूज करेंगे, नहीं। प्लांट उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही यूज करते हैं, अवेलेबल तो बहुत सारा होता है बट उसका एक फिक्स अमाउंट है वही प्लांट यूज करते हैं। तो प्लांट के लिए जो अवेलेबल है वो तो 50% है, जो टोटल लाइट है उसका 50% प्लांट के लिए अवेलेबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसको कहा जाता है PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। 50% टोटल लाइट का, टोटल लाइट का जो 50% होता है उसको कहा जाता है PAR। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण होता है जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट प्लांट इसका यूज कितना करता है, प्लांट इसका यूज करता है 2 से 10% ओनली। अब 2 से 10% एक रेंज है, बट इसमें से सिर्फ यूज कितना करता है, ओनली 2% यूज करता है। बट यदि आपको पूछेंगे कि भाई जो प्लांट है टोटल PAR का कितना परसेंट है फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज करता है,
तो आपका आंसर होगा 2 से 10% यूज करता है। ठीक है, बट यदि आपको पूछ ले, ये ना पूछ के ऑप्शन दूसरा दे दे कि भाई आपको यदि टोटल लाइट है उसका कितना यूज करता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लांट कितना ग्रहण करता है, तो हो जाएगा 1 से 5%। अवेलेबल कितना था, 50% अवेलेबल था, बट उसका यूज करता है, यदि हम बोलेंगे कि PAR का कितना यूज करता है तो बोलेंगे 2 से 10%। बट यदि बात करते हैं टोटल लाइट का कितना यूज कर रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं, तो 1 से 5%। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या लिखा है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है वो कितनी, कौन सी लाइट के अंदर होती है, 400 से 700 नैनोमीटर के अंदर होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो सोलर रेडिएशन के अंदर जो होती है लेस देन 50% होती है, उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, PAR कहा जाता है। और जो प्लांट है कैप्चर कितना करता है, उसका PAR का 2 से 10%, PAR का 2 से 10%, तो टोटल का कितना हुआ, 1 से 5% होता है। तो टोटल का कितना हुआ, 1 से 5%, और यदि PAR का बोले तो 2 से 10%। और इसको आप लोग करोगे तो एक हिसाब से देखोगे सेम रिजल्ट ही आएगा। यदि मैं टोटल लाइट कहता हूं 100% है यदि, ठीक है, तो PAR कितना हो गया, 50%। ठीक है, यदि मैंने बोला यहां पर देखो कि टोटल 100 थी, इसका PAR होता है 50%, मतलब 50, और उसका 2 से 10%, PAR 2 से 10%। अब 2 से 10 में से ऐसा तो है नहीं कि डबल ले ले, तो हम एक सबसे कम अमाउंट लेते हैं, 2% लेते हैं, तो 2% लेंगे तब कितना आएगा, इसका निकालो। और सेम ऐसे ही टोटल का 1 से 5%, अब इसमें से 1% निकालो, तो इसकी भी वैल्यू आएगी कितनी, 1%, मतलब 1, और यहां पे 50 की 2% निकालोगे वो भी आएगी 1। ठीक है, तो यदि हमने बोला कि यहां पर सूर्य से एनर्जी कितनी आ रही है, 100 किलो जूल आ रही है, मतलब 100 किलो कैलोरी आ रही है, ऐसे मान सकते हैं। एक कंडीशन ये होगी, दूसरी वाली भी है। तो मैंने बोला टोटल एनर्जी है सूर्य से आ रही है 100 किलो कैलोरी, PAR कितना है 50%, तो 50 किलो कैलोरी होगी, और इसका 2 से 10%, 2 से 10% में से हम लोग हमेशा सबसे कम वाला लेते हैं, तो सबसे कम होता है 2%, तो मैंने ले लिया 2%, तो 50 का 2% होता है 1 किलो कैलोरी। एक ये आ गया डाटा। दूसरे वाले में है कि 100 किलो कैलोरी है, उसका 1 से 5% प्लांट है करता है, उसमें भी हम लोग मिनिमम वाला ले लेते हैं 1%, तो वो भी आता है 1 किलो कैलोरी। आंसर सेम आना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारे को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर 50% से कम होता है PAR, और PAR का केवल 2 से 10% ही ग्रहण करता है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर होगी, किस प्रकार से एक प्लांट है वो कैसे सूर्य की जो ऊर्जा है उसको यूज करता है, और उससे हमारे को क्या है, वो फिर उसके बाद में फोटोसिंथेसिस करके उस एनर्जी को, जो ये एनर्जी है लाइट एनर्जी, इसको क्या है केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि हमारे को एनर्जी फ्लो जो होती है उसके अंदर 2 चेन देखने को मिलती है, 2 फूड चेन देखने को मिलती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन, एक DFC और एक GFC, 2 चेन देखने को मिलती है। तो उसके अंदर यदि हम बात करते हैं GFC की, तो ग्रेजिंग फूड चेन है जो हमारे जो स्थल पर, जमीन पर, जैसे कि यह है पादप है, कोई पादप से शुरू होती है। अब पादप को एनर्जी कहां से मिली, सूर्य से, और यहां से क्या है फोटोसिंथेसिस हुआ। इसको किसने खाया, बकरी ने। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। मान लो बकरी से कोई प्रोडक्शन है, उसको यदि कौन खा रहा है, मान लो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है मैन का, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। तो पादप क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। पादप ने किससे एनर्जी ली, सूर्य से एनर्जी ली, उसको फोटोसिंथेसिस किया, मतलब ये क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक है। तो प्रोसेस जो है स्टार्ट कहां से हो रहा है, उत्पादक से हो रहा है। फर्स्ट स्टेप किसका होगा,
उत्पादक का होगा या फिर प्रोड्यूसर का होगा। उसके बाद में कंज्यूमर जो होगा, तो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को यूज करे तो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको यूज किया किसने, सेकेंडरी कंज्यूमर में, तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया, प्राइमरी को। अब उसके अंदर हमने बात की थी ना जब स्टार्ट के अंदर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन सी होती है, जो पादप ने फॉर्मेशन की। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन थी, जो बकरी ने इसको पादप को खा के खुद के अंदर जनरेट की, ऑर्गेनिक मटेरियल को चेंज किया, तो इसने जो प्रोड्यूस किया था वो थी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसको यूज किसने किया, मैन ने यूज किया। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किससे मिली थी हमारे को, प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता किससे मिली थी हमारे को, प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक से। ठीक है, और जो सेकेंडरी मिली थी वो किससे मिली थी, प्राइमरी कंज्यूमर से, तृतीयक तो वो हमारे को किससे मिली, प्राइमरी कंज्यूमर से। ठीक है, वो हमारे को मिली सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे को ये चीज सारी समझ में आ जाती है कि कैसे क्या फॉर्मेशन होता है, कहाँ होता है, कैसे बनता है, उसको कौन यूज करता है, किस प्रकार से यूज होता है, उसके बाद में एनर्जी आगे ट्रांसफर कैसे होती है, उसी को एनर्जी फ्लो के फॉर्म में हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या क्या देखा हमने सबसे पहले तो भाई चारों स्टेप की बात की, उसके बाद में सबसे पहले हमने बात की इन चारों स्टेप की। ठीक है, इन सब चीजों को एक बार वापस समझा। उसके बाद में हमने बात की सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में समझा। उसके बाद में एनपीपी क्या होता है, तो जीपीपी माइनस आर होता है, वही एनपीपी होता है, इसकी बात हमने कर ली और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात की। ठीक है, उसके बाद में डिकम्पोजिशन शुरू किया, जिसमें डिकम्पोजिशन के सारे स्टेप को हमने 1 बाय 1 अच्छे से समझ लिया। ठीक है, और एक एक स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझा। ठीक है, किस प्रकार से सारे स्टेप हमारे को देखने को मिलते हैं उसकी बात की, और एक एक स्टेप को हमने बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, और ये सारे स्टेप 1 बाय 1 देखने को मिलते हैं। उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करते हैं उसकी बात हमने की। ठीक है, और उसके बाद में ये एनसीईआरटी का डायग्राम, और लास्ट में देखा पीएआर क्या होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कौन सी लाइट को यूज कर सकता है प्लांट, कितना % यूज करता है, इसके बारे में हमने बात की। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। बाकी वाला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी 1 वर्ड्स के अंदर भी यदि डाउट लगे तो आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपका वो डाउट है वो कमेंट के अंदर आपको सॉल्व करवाऊं, और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो आगे के लेक्चर्स के अंदर उसको क्लास के अंदर भी डिस्कस करके समझा सकूं। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, एक 1 वर्ड भी डाउट आता है, तो उसको आपको क्या करना है, कमेंट डाउन करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके, ताकि आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो अच्छे से, आपको कोई भी डाउट ना बचे। क्योंकि एक डाउट भी आपको यदि बचता है और वही क्वेश्चन आ जाए तो आपके 4 मार्क्स का लॉस हो सकता है। इसलिए हर डाउट है वो आपका क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यदि एक पूरा लेक्चर 1 घंटे का देखा आपने और उसमें से एक भी डाउट यदि बच जाता है और वही क्वेश्चन आ जाए तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आपको कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। तो सारे डाउट क्लियर करो अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।